अपने आज जानते हैं न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। आपके न्यूक्लियस को बोला जाता है हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, ठीक है। ये आपकी सेल का कंट्रोल हाउस होता है, ठीक है। चलिए, तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो हुई थी 1831 में, और ये की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, जिसकी आउटर जो मेम्ब्रेन ये होती है, जो मेम्ब्रेन है वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए, न्यूक्लियस के अगर पार्ट्स की बात करें ना, तो यहाँ पे 4 पार्ट होते हैं। देखिए, पहला जो पार्ट है वो होता है न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है, देखिए न्यूक्लियर एनवेलप में आपकी आउटर मेम्ब्रेन आ जाएगी और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी, राइट। और इसके बीच में जो प्रेजेंट है ये जो स्पेस है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ये आ जाता है, समझ गए। चलिए, दूसरा जो पार्ट है वो आएगा इसका न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसमें बहुत तरह की स्पेसिफिक प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे तीसरा पार्ट आपको ब्लू कलर की एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिसे अपने कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो इसमें आ जाता है आपकी न्यूक्लियोलस, राइट। और इसके अलावा जो लास्ट पार्ट है वो आ जाता है इसका आपका क्रोमेटिन, क्रोमेटिन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्रोमेटिन। तो ये 4 पार्ट होते हैं आपके किसके, आपके न्यूक्लियस के, समझ गए। चलिए देखें, तो क्रोमेटिन जो होता है, अब पर्टिकुलर इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है, चारों पार्ट की। तो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर 3 चीज़ें आ गई, देखिए, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसके अलावा इनके बीच बीच में क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको कहते हैं न्यूक्लियर पोर, समझ गए। तो आपका जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका एनवेलप। अब बात करते हैं आपके न्यूक्लियोलस या क्रोमेटिन की बात करते हैं पहले। तो देखिए, क्रोमेटिन क्या होता है। क्रोमेटिन 2 तरह का होता है, ठीक है। पहला जो है वो होता है यू क्रोमेटिन, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है। अब ध्यान देंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है, आपका जो यू क्रोमेटिन होता है, ठीक है, वो फंक्शनली एक्टिव होता है, फंक्शनली एक्टिव। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डीएनए का जो अमाउंट होता है, ठीक है, देखिए आपको पता है यूकैरियोटिक, जब अपने बात करी थी यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स की, तो वहां पे अपनों ने डिस्कस किया था कि यूकैरियोटिक जो क्रोमोसोम है वो बना होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का, राइट। डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर बंधा रहता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे डीएनए का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, और हिस्टोन जो प्रोटीन होती है इसमें क्या होती है, लेस होती है, समझ गए, लेस मतलब कम होती है। किसके कंपैरिजन में, हेटेरोक्रोमेटिन के कंपैरिजन में। यहाँ पे डीएनए जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, और हिस्टोन प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए इस पार्ट को क्या माना जाता है, ये फंक्शनली क्या होता है, इनएक्टिव होता है, हाईली कॉइल्ड होता है और कॉइल ही स्ट्रक्चर में पड़ा रहता है, ठीक है। तो 2 तरह के क्रोमेटिन होते हैं। चलिए देखिए, आपको यहाँ पता चलेगा, आपके जो क्रोमेटिन को जब अपने देखेंगे तो जो डार्क कलर के अंदर जो क्रोमेटिन दिखाई देता है वो होता है हेटेरोक्रोमेटिन, और जो लाइट कलर के जो बैंड्स होते हैं वो होते हैं यू क्रोमेटिन के, समझे। तो 2 तरह के आपके क्रोमेटिन होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर अपने पढ़ते हैं न्यूक्लियस की, ये स्ट्रक्चर पढ़ते हैं आपके इंटरफेस की, ठीक है। देखिए, डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है तो 2 डिवीजन के बीच में एक फेज आती है इंटरफेज, जहाँ पे बिल्कुल सेल जो होती है रेस्ट पे होती है, ठीक है। जहाँ पे सेल रेस्ट पे होती है उस स्टेज को बोलते हैं इंटरफेज। तो ये इंटरफेज न्यूक्लियस है आपका, ठीक है। इंटरफेज में ही इस तरह का न्यूक्लियस अपने को दिखाई देता है, अदरवाइज डिवीजन के टाइम में अपने को न्यूक्लियस इस तरह से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी जब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी बहुत ईजीली, ठीक है। लेकिन अभी अपने को याद रखने की ज़रूरत है। चलिए,
तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपके क्रोमेटिन के बारे में, ठीक है। तो ये आपका क्रोमेटिन है, राइट। देखिए ध्यान देंगे, जब एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब आपकी जो सेल है वो डिवाइड करती है, उस टाइम पे आपका जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होके आपका जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होके छोटे 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 फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिन्हें अपने क्रोमोसोम कहते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, जैसे अपने अगर ह्यूमन सेल है, अगर वो डिवाइड कर रही है तो अपने अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होगा, इस क्रोमेटिन से जो क्रोमोसोम बनेंगे वो फिक्स नंबर होता है ऑलवेज। एक पर्टिकुलर स्पीशीज का ऑलवेज फिक्स होता है, जैसे ह्यूमंस के केस में 46 है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर होता है। अपने अंदर अगर क्रोमोसोम की बात करेंगे तो एक सेल के अंदर क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। जिसमें फीमेल्स के अंदर तो रहते हैं, ध्यान रखेंगे, 44 प्लस XX, और ये तो होता है फीमेल के अंदर, फीमेल का ये साइन होता है। और एक होता है मेल, तो मेल के अंदर ये साइन होता है, और मेल के अंदर होते हैं 44 प्लस XY। ये XX और XY क्या है, आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। यही डिटरमाइन करते हैं कि आप लड़के मतलब बॉय है या गर्ल है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। अब आपने ना बहुत सारी टर्म्स सुनी होंगी, DNA क्या होता है, जीन क्या होता है, तो उसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, हमारा जो क्रोमेटिन है वो किसका बना होता है, या क्रोमोसोम्स जो है, एक ही बात है, कंडेंस होकर रॉड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हुए हैं तो क्रोमोसोम है, ठीक है। तो बना किसका होता है, ध्यान रखेंगे, हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो बने होते हैं, आपको पता है किसके, DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स के, समझ गए, ओके। तो देखिए क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिर अपने DNA के बारे में जानेंगे। चलिए हमारी जो न्यूक्लियोलस होती है, चलिए थोड़ा सा लंबा अपने करेंगे एक बार, पहले न्यूक्लियस के बारे में जान लेते हैं, क्रोमोसोम्स के बारे में जान लेते हैं। एक सिंपल स्ट्रक्चर में बनाता हूँ क्रोमोसोम की। देखिए ये भी एक क्रोमोसोम होता है और ये भी एक क्रोमोसोम है, ठीक है। दोनों एक ही बात है, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर से देखेंगे, ये इसकी डुप्लेट फॉर्म है, ठीक है, कॉपी हुई हुई है, तो आप इसी से समझेंगे एक बार, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये क्रोमोसोम बन जाते हैं फिक्स नंबर के, 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये DNA क्या होता है और हिस्टोन कहाँ प्रेजेंट होती है। देखिए जैसे DNA का ये थ्रेड है, तो ये हिस्टोन के ऊपर इस तरह से बाइंड हो जाता है, इस तरह से। लगभग 2 मीटर DNA जो अपने अंदर, एक सेल के अंदर टोटल 2 मीटर DNA प्रेजेंट होता है, DNA का थ्रेड होता है, ठीक है। और वो हाईली कॉइल स्ट्रक्चर के, मतलब कॉइल्ड उसमें स्ट्रक्चर की फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट होता है आपके इसके अंदर। देखिए ये हिस्टोन प्रोटीन है मान लीजिए, तो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर इस तरह से आपका जो DNA है वो बाइंड होता रहता है, ठीक है। और जो ये स्ट्रक्चर होती है, ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम, जिसमें लगभग 1/3/4 राउंड DNA मारता है एक स्टोन के ऊपर, ठीक है। चलिए इतना ज़्यादा डीप में नहीं बात करेंगे। तो ये न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने नेम आए तो आप कर सकते हैं कि DNA स्टोन के ऊपर बाइंड हो जाता है तो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ऑक्टोमर स्ट्रक्चर, जिसको अपने न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। आप सिंपल याद रखें बस। चलिए तो ये न्यूक्लियोसोम होता है। तो इसी तरह से ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होके, ठीक है, और रोड लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे अपने अगर मान ले बनाएं, तो मैं आपको इसको लाइन से बता रहा हूँ, देखिए देखिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, आपका DNA जो होता है वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, आपके क्रोमोसोम्स के अंदर, समझे। और अगर मैं इसको और ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करके बताऊं आपको, तो कुछ इस तरह से आपका DNA दिखाई देता है,
इस तरह से आपके क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड इस तरह से प्रेजेंट होता है आपका क्रोमोसोम, समझे। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ, ये न्यूक्लियोसोम्स है आपके, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड इस तरह से, तो स्टोन के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉइल्ड हो जाता है आपका डीएनए, ठीक है। तो ये होते हैं आपके क्रोमोसोम। तो आपके क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए और स्टोन प्रोटीन्स के, और इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमेटिड, ठीक है। इसकी एक ब्रांच को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। ये पूरी एक क्रोमेटिड है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी शेप की बात करें तो ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे एग्जांपल, जब ये अपने सेल डिवीज़न, तो खैर चलिए बात करते हैं। सेंट्रोमियर कईयों के अंदर क्या होता है, इस तरह से प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सेंटर के अंदर मेटासेंट्रिक हो गए। ऊपर की तरफ में होता है बिल्कुल किनारे पे तो एक्रोसेंट्रिक हो गए, ठीक है। थोड़ा सा एक आर्म बड़ी और एक आर्म छोटी तो सब मेटासेंट्रिक हैं ये, ठीक है। तो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, और एक हो जाता है अगर मान लो बिल्कुल किनारे पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, बिल्कुल किनारे पे, तो ये हो गया आपका टीलोसेंट्रिक। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो शेप के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। मेटासेंट्रिक, इनमें देखो सेंट्रोसोम होता है, ये बीच में जो होता है सेंट्रोमियर होता है, सॉरी सेंट्रोमियर, ठीक है। तो सेंट्रोमियर बीच में प्रेजेंट होता है तो वो मेटासेंट्रिक। थोड़ा सा जो किनारे पे अगर होता है, बिल्कुल किनारे पे रहता है, तो ये एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। ये सब मेटासेंट्रिक, अगर बीच से थोड़ा सा साइड में होगा तो सब मेटासेंट्रिक, और बिल्कुल किनारे से थोड़ा सा आगे होगा तो टीलोसेंट्रिक, ठीक है। इस तरह से शेप के बेसिस के ऊपर क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। और बाकी अगर वैसे देखे जाएं तो दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। आपके एक तो एलोसोम्स होते हैं और एक आपके ऑटोसोम्स होते हैं। कहने का मतलब एक आपके सिंपल क्रोमोसोम्स हैं और एक आपके सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो दो तरह के क्रोमोसोम्स वो हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने अपनों ने बात की थी 44 प्लस XY, जैसे मान लो मेल के अंदर ये क्रोमोसोम्स हैं, तो ये जो 44 क्रोमोसोम्स हैं ये आपके सोमेटिक क्रोमोसोम्स होते हैं। सोमेटिक क्रोमोसोम्स क्या होता है, ये आपकी नॉर्मल बॉडी को बनाते हैं, ठीक है। इसमें सारे आपके बॉडी के जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो आपकी नॉर्मल बॉडी बनाने में इंपॉर्टेंट है। और देखिए XY जो होते हैं ये आपके सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये आपका सेक्स डिटरमाइन करते हैं कि आप बॉय होगा या गर्ल होगी, राइट। चलिए ये नॉर्मल नॉलेज के लिए दे रहे हैं, इतना ज़्यादा अपने है नहीं ऐसे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने कि जीन क्या होता है, ठीक है। जैसे डीएनए अपनों ने भी देखा, तो डीएनए की बात करते हैं, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। देखिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का मतलब ये है कि देखिए आपके जो न्यूक्लियस है या आपकी सेल जो होती है उसमें दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो तरह के न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपका डीएनए और एक होता है आपका आरएनए, ठीक है। ये दो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। डीएनए और आरएनए क्या है, देखिए डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इनके अंदर जो डिफरेंस है वो कुछ नाइट्रोजन बेसिस का और कुछ शुगर का होता है। तो देखिए कोई भी जो डीएनए है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक तो बनता है नाइट्रोजन बेस, ठीक है। दूसरा जो इसमें सर्फ चीज होती है वो होती है पेंटोज शुगर, ठीक है। और जो थर्ड चीज होती है वो होती है इसमें फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। चलिए तो ये डीएनए जो होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। आपका जो डीएनए होता है वो ध्यान रखेंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। कहने का मतलब आपने देखा होगा इस तरह से आपकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड ये और एक स्ट्रैंड ये, दोनों आपस में क्या है, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ठीक है। और ये एक न्यूक्लियोटाइड नहीं है, एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, इस तरह से बहुत सारी लंबी चेन एक बनती है और उसके सामने दूसरी चेन बनती है और दोनों चेन एक दूसरे की बिल्कुल एंटी पैरेलल होती है, ठीक है। चलिए तो नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं देखें, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और
थाइमीन। ये 4 तरह के नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट होते हैं किसी भी डीएनए के अंदर, राइट। पेंटोज शुगर जो होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। और फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो आता है H3PO4 से, ठीक है। चलिए, तो ये प्रेजेंट होती है, ये 3 पार्ट बनाते हैं आरएनए, ठीक है। और चलिए, आरएनए के अंदर यहाँ पे राइबोज शुगर होती है और थाइमीन की जगह पे आरएनए के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे एक तो राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है और ये जो थाइमीन है इसकी जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है, यूरेसिल नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आरएनए और डीएनए में ये डिफरेंस होता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसमें नाइट्रोजन बेस थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है और शुगर पेंटोज शुगर जो होती है वो डीऑक्सी की जगह पे सीधी ऑक्सी राइबोज शुगर होती है, समझ गए। तो ये डीएनए होता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए कि ये तीनों चीज़ें कैसे अरेंज होती हैं, डीएनए जैसे बनता है। तो डीएनए की स्ट्रक्चर जब आपने देखी होगी तो इस तरह से देखी होगी, ठीक है। इस तरह से डीएनए हाईली कॉइल्ड होता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड होता है और इसके बीच में इस तरह से क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। अब देखिए बेटा, ये क्या है, अगर मैं इसकी एक स्ट्रैंड की बात करूँ ना, सिर्फ एक स्ट्रैंड की बात करूँ, तो हमेशा ध्यान रखना ये नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। कोई भी एडेनिन या ग्वानिन या साइटोसिन या थाइमीन, ठीक है। तो नाइट्रोजन बेस लिख देता हूँ मैं। नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है किससे, पीछे से जो आपकी डीऑक्सी राइबोज शुगर है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पेंटोज शुगर, और पेंटोज शुगर से पीछे से जुड़ा होता है ये फॉस्फेट ग्रुप से, इस तरह से, ठीक है। और फॉस्फेट ग्रुप फिर नेक्स्ट पेंटोज शुगर से जुड़ा होता है और ये नाइट्रोजन बेस से जुड़ा होता है, ठीक है। इस तरह से इनकी चेन बनती जाती है। तो देखिए, ध्यान देंगे कि ये नाइट्रोजन बेस है, इस तरह से ही एक चेन बन गई, राइट। ये एक, ठीक है। और इसके जस्ट सामने क्या होता है, सेम नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फिर फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से ये चेन बनती जाती है और ये एक स्ट्रैंड बन गई फिर, ठीक है, एक स्ट्रैंड बन गई। इनके बीच में होते हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने होते हैं। तो इस तरह से ये चेन बनती जाती है। तो देखिए, एक नाइट्रोजन बेस, एक पेंटोज शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, कोई भी एक नाइट्रोजन बेस, एक पेंटोज शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप, इनको मिला के बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड, समझ गए, न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए हमारा किससे बना हुआ है, डीएनए हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। पॉली मतलब बहुत सारे, और न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में मिल जाते हैं तो उसकी एक स्ट्रैंड बना देते हैं, समझे। तो देखिए, एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, 4 न्यूक्लियोटाइड, ऐसे करके क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए की चेन बना देते हैं, समझ गए। ऐसे ही उसकी जो चेन होती है जस्ट अपोजिट सामने होती है, बिल्कुल एंटी पैरेलल, ठीक है, जस्ट उल्टी होती है इसके सामने। और इनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, दोनों जो आपकी स्ट्रैंड्स हैं डीएनए की, उसमें जो बीच में बॉन्ड होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा नाइट्रोजन बेस के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ए हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है टी के साथ में। जैसे मान लो यहाँ पे अगर टी ए है, यहाँ पे अगर टी है सामने, तो ये हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा। और अगर मान लो यहाँ पे सी है, ठीक है, और यहाँ पे जी, मतलब साइटोसिन और ग्वानिन है, तो क्या होगा, उनके बीच में बॉन्ड बनेंगे ट्रिपल बॉन्ड, और ए और टी, एडेनिन और थाइमीन के बीच में बनते हैं डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, समझ गए। तो ये आप थोड़ा सा आप डीएनए के लिए याद रखेंगे। सिर्फ मैंने आपको वही चीज़ें बताई है जो थोड़ी बहुत आपको याद रखनी है, ठीक है। तो डीएनए क्या है हमारा, डीएनए से पॉलीन्यूक्लियोटाइड, समझ गए कैसे, इस तरह से। चलिए, अब बात करते हैं बेटा जीन्स की, कि ये जीन क्या होती हैं, ठीक है। आपने जीन्स के बारे में सुना होगा कि जीन हेरिडिटरी यूनिट होती है, कैरेक्टर को रेगुलेट करती है, राइट। तो देखिए क्या होती है, देखिए जीन
कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो चिपकी हुई है क्रोमोसोम्स पे या कहीं पे, ठीक है। जीन क्या होती है, जैसे ये हमारा डीएनए का थ्रेड है, कोई डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड है डीएनए, ठीक है, उसका कोई थ्रेड है, तो ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे क्या होंगे आपके जो अभी नाइट्रोजन बेस बनाए थे न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, ठीक है, ग्वानिन, साइटोसिन, कुछ भी इस तरह से बहुत सारे क्या है आपके वो हैं। ये 5' है, ये 3' है मान लो। देखिए तो क्या होता है, डीएनए जीन क्या है, जीन डीएनए का वो छोटे से छोटा सेगमेंट है, ठीक है। जैसे अभी अपने क्रोमोसोम बनाया था यहाँ पे इस तरह से, तो इसमें मान लो ये इस तरह से डीएनए है, तो डीएनए का छोटे से छोटा सेगमेंट, ठीक है, छोटे से छोटा सेगमेंट, जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो डीएनए का वो छोटे से छोटा सेगमेंट जो एक कैरेक्टर को रेगुलेट करता है। जैसे अभी क्या है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो डीएनए के पास में प्रेजेंट होती है, समझे। तो डीएनए के पास में जब वो प्रेजेंट होती है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो बॉडी की शेप बनानी है वो, या आपके लाइफ टाइम में आपको जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी में, जैसे पता है आपको बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं, तो उन सारी केमिकल्स की इन्फॉर्मेशन, या आपकी बॉडी की शेप बनानी है, क्या करना है, कैसे आपकी नोज़ की शेप होगी, कैसे आपकी आइज़ की शेप होगी, आपके हेयर्स का कलर क्या है, आपकी आइज़ का कलर क्या है, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पेरेंट्स ने क्या किया है, डीएनए के अंदर डाल के भेजा है, ठीक है। क्योंकि अपने तभी तो अपने पापा जैसे या मम्मी जैसे दिखते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उस डीएनए में प्रेजेंट होती है। तो डीएनए क्या है, ये आपका डीएनए है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है, ठीक है। अब डीएनए का कोई भी छोटे से छोटा सेगमेंट, ठीक है, कोई भी डीएनए का वो छोटे से छोटा सेगमेंट जो कि फंक्शनली एक्टिव होता है और एक कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, ठीक है, एक कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, उसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, समझ गए, जीन होता है वो। अब वो इतना भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन एक कैरेक्टर को रेगुलेट करे या फिर कोई एक एंजाइम प्रोड्यूस करे, ठीक है, या कुछ भी, मतलब कहने का मतलब कोई भी फंक्शन करता हो। डीएनए का वो छोटे से छोटा सेगमेंट जो फंक्शनली एक्टिव होता है, किसी कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, ठीक है, वो क्या होता है, जीन होता है, समझे। चलिए देखिए, न्यूक्लियस जो होता है वो कैसे काम करता है, वो ध्यान देंगे। ये हमारा न्यूक्लियस है और इसमें ये हमारा डीएनए है, राइट। ध्यान देंगे, डीएनए जो हमारा होता है उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सपोज मान लो ये पर्टिकुलर एक जीन है रेड कलर का, ठीक है, इसने कोई फंक्शन करवाना है, ठीक है, कोई फंक्शन करवाना है, यहाँ पे कोई रिएक्शन करवानी है, ठीक है। तो आपको पता है जैसे कोई भी रिएक्शन जब होती है, ठीक है, मान लो कोई भी एक ए रिएक्शन है वो बी में कन्वर्ट होना है, कोई एक सब्सटेंस अपने को बनाना है बी, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है, इसको मान लो करवाने के लिए पर्टिकुलर कोई एंजाइम चाहिए, क्या चाहिए, कोई एंजाइम चाहिए, समझे। तो क्या होगा, देखें हमारा जो ये एंजाइम कहाँ से आएगा, अपने फूड के साथ तो इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते, राइट। तो क्या होता है कि इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी डीएनए के पास में होती है। डीएनए इसको क्या करेगा, इससे एमआरएनए प्रोड्यूस करेगा, मतलब बिल्कुल इसकी जो कॉपी है हमारे डीएनए की, वो कॉपी एक इन्फॉर्मेशन बना के इस एमआरएनए के अंदर डाल देता है, एमआरएनए। और ये एमआरएनए जो है वो हमारा यहाँ से बाहर आ जाता है और एमआरएनए से क्या बन जाती है, ये पर्टिकुलर प्रोटीन बन जाती है। मतलब प्रोटीन मतलब ये एंजाइम, सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो डीएनए है वो कंट्रोल करता है सेल के ऊपर, ठीक है। कोई भी फंक्शन करवाना हो, ठीक है, तो हमारा जो डीएनए वो इस तरह से करवाता है, क्योंकि डीएनए बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है। वो क्या करता है, अपनी कॉपी करता है, एमआरएनए बनाता है और एमआरएनए आके यहाँ पे बाहर साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनाता है, समझ गए। तो देखिए बेटा, डीएनए से डीएनए बनना, देखिए जब भी सेल कॉपी होती है, ठीक है, एक सेल से दो सेल बनती हैं, जैसे अपने यहाँ पे अगर चोट लग गई तो एक सेल से दो सेल्स बनेंगी, तो क्या होगा, वो कॉपी डीएनए को दो सेल में डिवाइड होना है, ठीक है, तो वो पहले क्या करता है, कॉपी करता है। तो डीएनए को कॉपी करने का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें डीएनए अपना नंबर इंक्रीज करता है, समझ गए। डीएनए क्या करता है, अभी जैसे यहाँ पे हुआ, डीएनए सबसे पहले क्या बनाता है, आरएनए बनाता है,
और आरएनए क्या करती है फिर आगे राइबोसोम के साथ में मिलके प्रोटीन बनाती है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा है आरएनए प्रोटीन राइबोसोम के साथ मिलके प्रोटीन बनाती है, ठीक है। तो राइबोसोम अभी जब अपने करेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि वो प्रोटीन फैक्ट्री होती है। तो प्रोटीन फैक्ट्री क्यों होती है, इसीलिए, ठीक है। अब देखिए, तो डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनना होता है ट्रांसलेशन। ध्यान देंगे बच्चों, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन, ठीक है। और इसी को बोलते हैं क्या, डीएनए से डीएनए बनना और डीएनए से इसी को अपने कहते हैं क्या, सेंट्रल डोग्मा। अगर कभी आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है, सेंट्रल डोग्मा। अभी 9th में क्या एक्चुअल में अपने कई चीज़ों को इनहेरिट करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ों के कंसेप्ट नहीं बता सकते हैं क्योंकि ऐसे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अपने को जो चीज़ें जाननी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन है, आपकी बॉडी में कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है ये, ठीक है। तो इस बायोकेमिकल रिएक्शन में अगर मान लो अपने को कोई एंजाइम रिक्वायरमेंट है या कोई भी, मेरा मतलब समझाने का ये है कि अगर अपने बॉडी सेल के अंदर कोई चीज़ रिक्वायरमेंट है तो अपने ये नहीं कि उसको फूड से लेंगे, अपनी बॉडी में उसकी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है कहाँ पे, डीएनए के अंदर। और डीएनए क्या करेगा, डीएनए उसको ट्रांसलेट करके क्या है, प्रोटीन्स बनाएगा, जिससे क्या होगा, वो प्रोटीन यहाँ बन गई, देखिए एंजाइम बन गया, समझिए। तो ये प्रोटीन्स कौन सी हैं, वो ये प्रोटीन्स हैं, क्लियर। तो इस तरह से ये होता है, अपना डीएनए इस तरह से कंट्रोल करता है चीज़ों को, अपनी रिएक्शंस करवाता है, समझे। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आपका इसके अंदर, वो है, अब जैसे अब मैंने अभी आपको बताया कि ये प्रोटीन बना, तो प्रोटीन बना तो अपने क्या किया था, उस डीएनए में एक छोटा सा रेड कलर का बनाया था, वो एक जीन था पर्टिकुलर, ठीक है, एक पर्टिकुलर जीन। तो अब आप यहाँ से ये भी समझ सकते हैं जीन क्या है, जीन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शन मतलब जिसका प्रोटीन बन सकता है। तो जीन क्या है, डीएनए के वो सेगमेंट्स हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं और क्या बना देते हैं, पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन्स वगैरह बनाते हैं, या फिर दूसरा कहें तो पर्टिकुलर टाइप के करेक्टर को रेगुलेट करते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि नोज बनाना है, इसकी शेप क्या है, आपके आईज का कलर क्या है, हेयर का कलर क्या है, उस तरह से, ठीक है। तो वो जीन्स होते हैं, ठीक है। जीन्स आर सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, फंक्शनली या ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, ठीक है। चलिए आपका लास्ट टॉपिक है जो न्यूक्लियस के अंदर है, वो है न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस देखते हैं बेटा। तो न्यूक्लियोलस क्या होती है, अगर ह्यूमंस की बात करें, ठीक है, तो ह्यूमंस के केस में अगर पूरी सेल की बात करें, अगर 46 क्रोमोसोम की बात करें तो उसमें टोटल होती हैं 10 ए नंबर। ये डिफरेंट वैरी करती है, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस क्या होती है, ये हार्ड डार्क कलर की जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं आपके क्रोमेटिन या आपके क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम्स के साथ में यहाँ पे डार्क कलर की स्ट्रक्चर्स ऐसे जुड़ी होती हैं, ठीक है। जब वो क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ी होती हैं तो जिन क्रोमोसोम्स के साथ में न्यूक्लियोलस जुड़ी होती है ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं एनओआर, एनओआर क्रोमोसोम, एनओआर मतलब न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है। एनओआर क्रोमोसोम्स होते हैं यहाँ पे, मतलब एनओआर जुड़े होते हैं। और ह्यूमंस में क्या है, 14, 15, 16, 21 और 22, ये जो 5 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स हमेशा बेटा पेयर में होते हैं, तो ये 40 नंबर पेयर, इसका मतलब 2 हो गए, तो टोटल कितने पेयर हो जाते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं ना ह्यूमंस में, इसका मतलब अपने में कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं, ठीक है। तो 14, 15, 16 और 21 या 22 नंबर जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो एनओआर होता है, ठीक है। तो देखिए 14 पे 2 हो गई, 40 नंबर 2 हो गए ना, पेयर में, पेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे कितनी हो गई, वैसे 10 हो गई, मतलब 5 पेयर हो गई, 5 पेयर, ठीक है। तो 23 में से जो 23 पेयर में से आपके जो 5 पेयर क्रोमोसोम्स हैं, 40 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर और 21 और 22 नंबर जो पेयर है उसके ऊपर क्या है, आपकी न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है, समझे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 टोटल 10 आपकी न्यूक्लियोलस हो गई। तो एनओआर आपके क्रोमोसोम क्या है, 14, 15, 16, 21 और 22 नंबर जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, पेयर, वो क्या है, एनओआर क्रोमोसोम्स होते हैं, समझे, एनओआर, ठीक है। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। न्यूक्लियोलस क्या बनी किसकी होती है, देखें, न्यूक्लियोलस बनी होती है आपकी जो आपका जो न्यूक्लियस है, ठीक है,
उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए, आरएनए और कुछ प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए आपकी जो न्यूक्लियोलस बनी होती है वो होती है डीएनए, मेन इसमें होता है आरएनए, ठीक है, और प्रोटीन्स। इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनती है आपकी न्यूक्लियोलस, समझे। और न्यूक्लियोलस का मेजर फंक्शन क्या है अगर बात करें, देखिए न्यूक्लियोलस का जो मेजर फंक्शन है, काम क्या होता है, तो ये फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है राइबोसोम का फॉर्मेशन करना। ठीक है, ये राइबोसोम को बनाती है। ठीक है, क्योंकि इसके पास में आरएनए का प्रोडक्शन करती है, राइबोसोमल आरएनए का। ठीक है, तो राइबोसोम इसका मेन बनाने का फंक्शन होता है, आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, और बाकी जो न्यूक्लियस का हमारा फंक्शन है वो क्या है, आपकी कंप्लीट सेल को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस जो उनको कोऑर्डिनेट करता है, और मतलब सेल का कंप्लीट जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट जो जितना भी कंट्रोल है वो न्यूक्लियस ही करता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया, राइट।